जैसे ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया, वित्तीय जगत में एक और युद्ध छिड़ गया है। ये है रूसी अर्थव्यवस्था पर युद्ध। अमेरिका के नेतृत्व में यह युद्ध कई तरह से जारी है। इसमें एक तरफ दूसरे देशों को रूस के साथ व्यापार न करने को उकसाया जा रहा है, तो दूसरी ओर रूस की पूंजी को फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से पहले भी कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस को पहले ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई बढ़ने की डर से बाजार में मांग बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्रियों का काम धीमा हो गया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन रूस केवल एक देश ही नहीं बल्कि एक सैन्य महाशक्ति भी है। 1.5 लाख करोड़ के साथ रूस दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। युद्ध समाप्त करने के बजाय क्या इस तरह के प्रतिबंध रूस को और आक्रामक बनाएंगे? हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। हर युद्ध दर्दनाक होता है, चाहे वह अमेरिका का इराक, अफगानिस्तान या सीरिया के साथ हो या रूस का यूक्रेन के साथ, क्योंकि इसमें जीत सिर्फ एक की होती है और वो है हथियारों की इंडस्ट्री। क्योंकि इस बार एक तरफ एक परमाणु शक्ति है, इसलिए आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में समझौता करना पड़ रहा है। परंतु इससे रूस की तरफ से आक्रमण धीमा नहीं पड़ा। वास्तव में प्रतिबंध इसलिए थे भी नहीं। यह रूस को कमजोर करने के लिए एक लंबी लड़ाई है। अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है, पर इस बार कुछ नया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी यूएई इसमें शामिल नहीं है। जर्मनी भी डगमगा रहा है, यहाँ तक कि इजराइल भी इस पर विचार कर रहा है। दुनिया भर में पहले के मुकाबले अमेरिका को कम सहयोगी मिल रहे हैं और इसका कारण आर्थिक मजबूरियां ही हैं। कोरोना वायरस को फैलने में कुछ महीने लगे थे, लेकिन दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला इससे भी तेज है। पूरी दुनिया को जोड़ने की कई कड़ियां हैं, या यूं कहें कि कई स्तर पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका यह भी अर्थ है कि इस श्रृंखला का प्रत्येक घटक महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ की 40% ईंधन की निर्भरता रूसी तेल और गैस पर रहती है, जहां ईंधन के मामले में अमेरिका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के कारण रूसी तेल के खिलाफ है। यूरोपीय देशों के साथ ऐसा नहीं है। Interestingly, the German Chancellor has also pushed back against it, and in a statement again recently, he has said that such a move could put Europe's energy security at risk, and that energy imports from Russia are currently essential to the citizens' daily lives. As it is, all the prices are skyrocketing, and the European governments know that they cannot continue with this without a serious blow up at home. And Europe has deliberately exempted energy supplies from Russia from sanctions. रूस के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 25% निर्यात से आता है, जिसमें मुख्यतः तेल और गैस है, जबकि इसका आयात सकल घरेलू उत्पाद का केवल 14% है। यानी कि भुगतान के मामले में रूस की स्थिति संतुलित है। इसने $600 खरब का बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बना रखा है। अब इसका आधा हिस्सा प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी के $300 खरब किसी भी तात्कालिक संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शेयर बाजार से बाहर हो रही हैं और रूस को समय से अपने कर्ज का भुगतान करना है। क्या ये खेल खत्म होने को है? To prevent capital from going out, Russians have closed their stock markets, and therefore these firms will not be able to liquidate their assets in Russia and take them out in dollars. MNCs which may want to sell their stake in the Russian companies abroad, whether say in the US markets or British markets, there'd be nobody to buy them because, of course, everybody would know that they would not be able to take the money out of Russia. So I think this business of taking money away from the companies, the Russian companies, will not really work. And Russia has also threatened that it would take over the assets of these companies and run the companies themselves. In other words, nationalize these companies. Now, if Russia does not allow conversion of ruble to foreign exchange in the economy, then the demand for dollar will remain low and ruble will not fall further. उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रूस ने अपने सॉवरेन बॉन्ड पर बकाये का भुगतान कर दिया है, वो भी डॉलर में। अपने ब्याज में $117। आने वाले हफ्तों में और भुगतान होने हैं। क्या होगा अगर रूस डिफॉल्ट कर जाए?
क्या होगा अगर यह रूबल में भुगतान करने पर जोर दे, जो कि इसकी अपनी मुद्रा है और जिसकी कीमत काफी गिर चुकी है? इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 1998 में रूस ने अपने घरेलू ऋण और कुछ सोवियत युग के विदेशी ऋण में डिफॉल्ट किया। यह न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े LTCM हेज फंड की मंदी का कारण बना। मजे की बात यह है कि उस वित्तीय संकट ने व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में उदय को दिशा दी। Similarly, Lehman Brothers was a mere $1 trillion balance sheet when they collapsed in 2008, and it made waves all over the world. So I am actually a little worried about how the unplugging of Russia from the world economy will play out for the global financial system and us. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों को भारी नुकसान होना निश्चित है। बंद शेयर बाजारों और मूल्य रहित रूबल के कारण उनका पैसा रूस में फंसा है। लेकिन जब तक यूरोपीय संघ तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है, पुतिन की सरकार काफी सुरक्षित है। क्या होगा अगर अमेरिका यूरोपीय संघ को रूस के साथ आयात करने से पीछे हटने के लिए मना लेता है? तेल रूस की आय का मुख्य स्रोत है और इसकी कमजोर कड़ी भी। यहीं पर एक और खिलाड़ी सामने आता है, वो है चीन। चीन दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया का सबसे अधिक ईंधन का भूखा देश। रूस पहले ही साइबेरिया से चीन तक गैस पाइपलाइन बिछा चुका है। पुतिन और शी जिनपिंग एक और पाइपलाइन परियोजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें गैस की बिक्री दुगनी हो जाएगी। रूस को आयात प्रतिबंधों की वजह से जो नुकसान झेलना पड़ा, चीन कई स्तर पर इसकी जगह ले सकता है। यह पहले ही रूस की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग की आपूर्ति करता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उच्चतम तकनीक वाले सामानों की जगह लेने में अभी समय लगेगा। तब तक क्या रूस घुटने टेक देगा? I do not share the sense that Mr. Putin does not care about the sanctions. I agree, hitting the rich people surrounding Mr. Putin who will lose wealth, no, that's not material. But ultimately, the Russian state represents an oppressive apparatus that is built out of the Russian economy, that is deeply connected into the world economy, and hence sanctions matter. पहले भी प्रतिबंध लगते रहे हैं, पर उनसे सरकारें नहीं गिरी। क्यूबा इसका एक बेमिसाल उदाहरण है, साथ ही ईरान भी। वेनेजुएला अभी तक अमेरिका का सामना कर रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आर्थिक प्रतिबंधों से देश के नागरिकों को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। हाँ, शासक वर्ग इनसे बच सकता है। I want to reiterate the distinction between Vishwanathan Anand versus the people of India versus the Indian state. And we sometimes loosely think that India won a cricket match, or that the achievement of Vishwanathan Anand is the achievement of the Indian state, and these are three distinct pieces. So you are correct, and it is important to emphasize that sanctions hit the people and not the state. एक तरफ यूक्रेन और रूस के लोग आने वाले संकट की ओर देख रहे हैं, लेकिन वैश्विक शक्तियों की चिंता कुछ और ही है। चीन और रूस के गठबंधन ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी है। इसका अंदाजा जो बाइडेन और शी जिनपिंग की हाल ही की बातचीत में मिलता है, पर लगता है कि बात बनी नहीं। चीन रूस के प्रति अपना स्नेह अभी भी बनाए हुए है। इस बीच यह कहा जा रहा है कि रूस ने चीन से सैन्य सहायता की मांग भी की है। China and Russia are bound to actually go in for a strategic alliance, because China has been also facing the threat from the West, whether it be in South China Sea, whether it be vis-a-vis Taiwan, whether it be vis-a-vis other areas where China. So China sees that in the long run, West will move against it. And therefore, in the long run, it would like an alliance with Russia. खुद चीन की भी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं। इसने कई जगहों पर, खासकर मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में पकड़ बनाई है। यह कभी अमेरिका का अधिकार क्षेत्र था, जहां उसने इराक पर आक्रमण किया, ईरानी धमकियों का सामना किया और इजराइल को हथियारबंद। लेकिन वैसी आसान स्थिति अब नहीं है। शी जिनपिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहला निशाना ईरान था। ईरान को प्रतिबंधों से छुटकारा चाहिए था और चीन को तेल। आर्थिक कारणों ने उन्हें स्वाभाविक सहयोगी बना दिया। इसी दौरान बीजिंग ईरान की प्रतिद्वंदियों इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच गया। उन्होंने आर्थिक परियोजनाओं को फंड दिया, हथियारों की बिक्री का प्रस्ताव रखा और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा प्रस्ताव सामने रखा जो अमेरिका भी नहीं रख पाया था, तेल के लिए बाजार उपलब्ध कराना।
अमेरिका ऊर्जा की दृष्टि से अब एक आत्मनिर्भर देश है जो मध्य पूर्व के देशों में कम रुचि ले रहा है। जैसे जैसे इस्लामिक नागरिक सेना फिर से संगठित हो रही है और अधिक शक्ति जुटा रही है, मध्य पूर्व के शासक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शी जिनपिंग जल्द ही सऊदी अरब की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। अरब देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। वैश्विक शक्ति व्यवस्था हिली हुई है। इन सबके बीच भारत कहाँ खड़ा है? यह अपने पुराने दोस्त के साथ ही है। हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापार को जारी रखने का वादा किया है। लेकिन अगर रूस चीन के साथ हाथ मिलाता है और ये एक नया शक्ति गुट बन जाते हैं, तब हमारे पास क्या विकल्प है? चीन लगातार भारत को सीमा पर घुसपैठ करके उकसा रहा है। तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या हमें रूस की जगह अमेरिका को चुनना चाहिए? पहले जब अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए तो भारत ने फैसला किया वह ईरान के साथ किए गए तेल खरीद सौदे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बाद में हम अमेरिका के दबाव में पीछे हट गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक मुश्किल खेल है। When China invaded Ladakh, India tried to go to various countries of the world and say, "Hey, help us." But given this long-standing weakness of Indian foreign policy, where India has practiced strategic autonomy, which is the code word for not actually doing foreign policy, then nobody was going to bother to try to help India. And I feel that if India actively pursues the ruble trade and tries to be useful to Russia in the present moment, it will underline the unwillingness of the great democracies of the world to help India when at a future date India is in a time of need. While it is very irritating and inconvenient for India to step away from the military, geopolitical and diplomatic relationship with Russia, it is something that we need to think about. Our defense requirements cannot be fulfilled by the West very quickly. The West may not be interested at this point of time also in fulfilling those requirements. And China is at our doors. China has been pushing us very hard. So what do? We are not able to take on the challenge of China at this point of time if Russia also backs out from supporting. And India would have to choose where does one go, whether with the Western bloc or with the other bloc. Also, as happened in Cold War, a lot of the developing countries will be under pressure because there will be regime changes that both the West will try and the Soviet and the Chinese bloc will try. दुनिया एक ऐसी स्थिति में है जहां व्यापार और वाणिज्य ने युद्ध के पुराने तरीकों को अप्रासंगिक बना दिया है। नए तरीके सामने आ रहे हैं, परंतु एक चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ: आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे आम लोग। सीरिया, ईरान, इराक और अब यूक्रेन तथा रूस, सबकी कहानी एक ही जैसी है। श्रीलंका ने पश्चिमी क्षेत्र में लाखों स्कूली छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी। देश में प्रिंटिंग पेपर यानी कि छपाई का कागज खत्म हो गया है। मूलभूत वस्तुओं के आयात के लिए आर्थिक व्यवस्था न हो पाने के कारण यह द्वीप भोजन, ईंधन और यहाँ तक कि दवाओं की कमी से भी जूझ रहा है। हफ्तों की लंबी बातचीत के बाद भारत ने $1 अरब कर्ज मंजूर किया, जबकि श्रीलंका का करीबी सहयोगी चीन चुप ही है। रिजर्व बैंक गैर वित्तीय कंपनियों को गरीबों के ऋण के ब्याज दर तय करने की स्वतंत्रता दे रहा है। ये कंपनियां बैंकों से 9% पर ऋण लेती हैं और 26% तक ब्याज पर उसे देती हैं। अब यह रेट और भी ऊपर जाएगा। अत्यधिक दरों को नियंत्रित करने के दिशा निर्देश या तो बस नाम के लिए हैं या इन्हें लागू करना व्यवहारिक ही नहीं है। इसे कहते हैं लूट की छूट। गुजरात सरकार ने एक निजी कंपनी से सहमत दर से 828 करोड़ अधिक का भुगतान करके बिजली खरीदी। ये कंपनी कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड टाटा पावर की सहायक कंपनी है। इस तरह इस डील की रेट 2.71 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 5.36 रुपए हो गई। इसको उचित ठहराने का कारण सरकार ने कोयले की कीमत में बढ़ोतरी को बताया। सऊदी अरब चीन को तेल अपनी मुद्रा रेनमिनबी में बेच सकता है, डॉलर में नहीं। रूस पर लगे प्रतिबंधों ने अमेरिकी मुद्रा आधारित बाजार के विकल्पों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नई डील की खबर सामने आते ही चीनी मुद्रा की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षा के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।
1/4 अंक की वृद्धि से यह दर 5% हो गई है। 40 वर्षों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली महंगाई से लड़ने के लिए इस साल दर में 6 बार वृद्धि होने की उम्मीद है। कई देश अपने शेयर बाजारों से अमेरिका में विदेशी निवेश का प्रवाह देख सकते हैं। भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था पिछले दिनों का हिसाब। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।